भारत पे, जिसने अपने लॉन्च से ही इंडियन यूपीआई सिस्टम को चेंज कर दिया। और इंटरेस्टिंगली इस ब्रांड की शुरुआत शार्क टैंक सीजन 1 के जज अश्नीर ग्रोवर ने की थी। अश्नीर ग्रोवर जो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर से जाने जाते हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसने कस्टमर को छोड़कर छोटे दुकानदार को अपना कस्टमर बनाया, क्योंकि पहले से ही पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे बड़े ब्रांड कस्टमर के हर एक ट्रांजैक्शन पर इन्हें फ्री कूपन्स या फिर 5 to 10 रुपीज का कैशबैक दे रहे थे। लेकिन इन छोटे से दुकानदारों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और इसी दुकानदार के प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व की और आज के दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी खड़ी कर दी। फ्रेंड्स, आज के दिन जब आप छोटे से दुकान में QR कोड्स देखते हैं तो इसका मेन रीजन भारत पे है, क्योंकि भारत पे से पहले पेटीएम और फोन पे मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शन पर कुछ कमीशन चार्ज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर से 2000 रुपीज का मंथली ग्रोसरी खरीदूंगा और अगर मैं फोन पे ऐप से फोन पे QR स्कैन करूंगा तो मुझ पर तो कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं लगेगी, लेकिन दुकानदार पर 1 to 2% तक की ट्रांजैक्शन फी लगेगी। ये ट्रांजैक्शन फी तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी दुकानदार इसे यूज करने से झिझक रहे थे, क्योंकि इसमें इनका ही नुकसान हो रहा था। लेकिन भारत में लॉन्च होते ही इसने मर्चेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इसने 0% ट्रांजैक्शन फी इनिशिएट कर दी। देश है भारत पे, ये ले 0 ट्रांजैक्शन फीस, जिससे अब दुकानदार को कोई ट्रांजैक्शन फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अब ये सर्विस फ्री की थी तो धीरे धीरे दुकानदार भारत पे की ओर बढ़ने लगे और यही नहीं, ये पेटीएम, फोन पे के मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। और भारत पे से पहले इन छोटे से दुकानदारों को अपने दुकान में कई QR कोड्स रखना पड़ता था, क्योंकि पेटीएम का QR कोड बस पेटीएम ऐप से ही स्कैन हो सकता था और फोन पे का QR फोन पे से ही मनी रिसीव कर सकता था। इस प्रॉब्लम को भी भारत पे ने ऑब्जर्व किया और पेटीएम, गूगल पे जैसे बड़े कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करने के लिए इंडिया में पहली बार ऑल इन वन QR लॉन्च किया, जिससे अब लोग किसी भी यूपीआई ऐप से एक ही QR स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते थे। अभी भी भारत पे एक न्यू वेंचर था, इसे पब्लिक में अपना ट्रस्ट गेन करना था और इसी ट्रस्ट को गेन करने के लिए इसने क्लेवरली सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। राइट। और ब्रांड एम्बेसडर बनाते ही भारत पे ने कभी पीछे नहीं देखा और वहां से लेके आज तक मैंने आज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये स्टोरी सुनने में जितनी आसान है, रियलिटी में उतनी ज्यादा मुश्किल है। अश्नीर एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जो बस जॉब करना जानते थे, जिन्हें बिजनेस की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। लेकिन फिर भी अश्नीर ने ऐसा क्या किया कि आज के दिन ये टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं। आखिर क्या स्ट्रेटजीज अश्नीर ने भारत पे में यूज किए, भारत पे ने इन बड़े शार्क्स का बिजनेस कैसे क्रैश कर दिया और मेन इंपोर्टेंटली भारत पे आखिर पैसे बनाता कैसे है, क्योंकि ये तो कोई NGO नहीं है कि हर जगह फ्री के सर्विसेज ऑफर करे। इसका कुछ तो बिजनेस प्लान जरूर होगा। और 2022 में भारत पे बोर्ड ने अश्नीर ग्रोवर को भारत पे से ही निकाल दिया था। Battle underway at Bharat Pay. Founder Ashneer Grover. Bharat Pay. Ashneer Grover, one of the co-founders of Bharat Pay and the managing director, has tendered in his resignation in the wee hours of the 1st of March. आखिर बोर्ड ने अश्नीर को भारत पे से क्यों निकाला था, और इंटरेस्टिंगली उनके एग्जिट होने के बाद उनकी नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इस रीजन को जानने के लिए इनकी प्रीवियस लाइफ को जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में, जहाँ पर एक मिडिल क्लास घर का लड़का जो अपनी 12th की प्रिपरेशन कर रहा था, जिनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इनके मदर एक स्कूल टीचर थे। और इस लड़के का नाम था अश्नीर ग्रोवर, जिन्हें अपने फादर के जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें इंजीनियरिंग करनी थी, जिसके बाद ईयर 2000 में इन्होंने IIT दिल्ली ज्वाइन कर ली थी और इसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए इन्होंने फ्रांस की इंसा लियोन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद फाइनली 2006 में इनका MBA IIM अहमदाबाद से कंप्लीट कर ली और यहाँ से इनका करियर शुरू होता है, जिसमें इन्होंने अपना फर्स्ट जॉब कोटक महिंद्रा में की थी, जहाँ पर ये 2006 में कोटक महिंद्रा ज्वाइन कर लेते हैं और इन्होंने अगले 7 साल तक कोटक महिंद्रा में काम किया था और ये कोटक महिंद्रा में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने इस जर्नी में कोटक महिंद्रा के 10 डील्स क्लोज किए थे, जिसकी वैल्यूएशन है $3 बिलियन। इंडियन रुपीस में ये कुछ 20,000 करोड़ बनते हैं। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 7 साल बिताए, 10 डील पूरी करी, जिसकी कुल वैल्यू $3 बिलियन या 20,000 करोड़ रुपए थी। जिसके बाद अश्नीर दूसरे सेक्टर्स में एक्सप्लोर करने की सोचते हैं और इसी सोच से ये अपनी जॉब चेंज करते हैं और अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं। एमएक्स में ये डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट सेक्टर में थे। ये एमएक्स की तरफ से फिनटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे, जिसमें ये हंड्रेड्स ऑफ फिनटेक स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलते थे।
इनसे बात करते थे और समझते थे कि पेमेंट का इंटरनल प्रोसेस चलता कैसे है। इस दौरान इन्होंने इंडियन फिनटेक कंपनीज को बहुत नजदीक से समझा। इन्हें अब नॉलेज हो गई थी कि पेमेंट्स इंटरनली वर्क कैसे करते हैं। और फिर 2015 में अश्नीर ग्रोवर को एंटरप्रेन्योरशिप का ऑफर मिला, जहां पर इनके IIT फ्रेंड अलविंदर दिनसा ने इनके साथ काम करने के लिए ऑफर किया था, जो एक ग्रोसरी स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे थे। उस स्टार्टअप का नाम था ग्रोफर्स, जिसे आज हम ब्लिंकिट के नाम से जानते हैं। 2015 में ग्रोफर्स अपनी इनिशियल स्टेज पे था और इसके फाउंडर्स को अश्नीर ग्रोवर की हेल्प की जरूरत थी और इनसे हेल्प लेने लगे। और अश्नीर तो पहले से ही एमएक्स में काम कर रहे थे, तो इनके पहले से ही इन्वेस्टर्स से अच्छे रिलेशंस थे और इसी रिलेशन से इन्होंने टाइगर ग्लोबल और सीक्वेयर कैपिटल से ग्रोफर्स में फंडिंग करवाई। ग्रोफर्स का बिजनेस प्लान, डेक, स्ट्रैटेजी सब एमएक्स के दफ्तर में बनी है। तो ऐसी बात करते करते मैंने उसको वीसी से कनेक्ट किया, सिक्वोया और टाइगर से मिलके 10 मिलियन का राउंड हो गया। ग्रोफर्स में फंडिंग रेस तो हो गई थी, लेकिन अभी भी अलविंदर के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि ये कंपनी के फंड्स खुद से हैंडल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अश्नीर हंड्रेड्स ऑफ फिनटेक स्टार्टअप फाउंडर्स से मिल चुके थे, जिससे इनके पास स्टार्टअप चलाने की नॉलेज थी। अलविंदर सेठ की भाई तू आ जा, ये पैसे मेरे को तो पता नहीं कि अकाउंट में डालने भी कैसे और यूज भी कैसे करने हैं। रेस तो हो गए बट अब टीम बनानी है एंड यू बीन इन्वॉल्व, तो तू आ जा। और फिर 2015 में ये एमएक्स से रिजाइन कर देते हैं और ग्रोफर्स ज्वाइन हो जाते हैं। उस टाइम ग्रोफर्स तो एक छोटा स्टार्टअप था। अश्नीर ने इंडियन ग्रोसरी मार्केट को एनालाइज किया, कस्टमर नीड्स को समझा। अलविंदर के साथ मिलकर ग्रोफर्स की टीम को एक्सपेंड करने लगे। ग्रोसरी डिलीवरी उस टाइम एक न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि सदियों से लोग ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी और डेली एसेंशियल्स खरीदते थे। इसका मेन रीजन था उधार। दुकानदार कस्टमर से एक कनेक्शन मेंटेन करते थे और इन्हें इस कनेक्शन को ब्रेक करके अपने सर्विसेज कस्टमर को ऑफर करना था कि ये तो बस आटा और चावल है, हम आप तक पहुंचा देंगे। ये था तो मुश्किल, लेकिन फिर भी अश्नीर और अलविंदर ने इस वेंचर को ग्रो करने में पूरी जान लगा दी। अगले 2 साल में ही अश्नीर ने ग्रोफर्स को इतना ग्रो किया कि 2017 तक ये ब्रांड 30,000 ऑर्डर्स पर डे हैंडल कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब स्टोरी में एक चेंज आता है। 2017 में अश्नीर ग्रोफर्स से एग्जिट करते हैं। ये इनके लिए एक लाइफ लेसन था। इन्होंने पूरी जान लगा दी थी ग्रोफर्स को ग्रो करने में और इनकी सैलरी ग्रोफर्स में इनकी पुरानी जॉब से भी कम थी। लेकिन अश्नीर ने ग्रोफर्स में बहुत सीखा कि एक स्टार्टअप चलता कैसे है, टीम को साथ लेकर चलना क्या होता है। आज भी अश्नीर एंटरप्रेन्योर होने का क्रेडिट ग्रोफर्स को ही देते हैं। मैं अपनी सैलरी से कम सैलरी पे, जो मैं एमएक्स में कमाता था उससे भी कम सैलरी पे ग्रोफर्स में काम कर रहा था, बट मैंने सीखा बहुत। मैं आज अगर एंटरप्रेन्योर हूँ तो वो इसी कारण हूँ क्योंकि मैंने जो ग्रोफर्स में सीखा और जो अलविंदर ने मेरे को सिखाया कि एक स्टार्टअप चलती कैसे है, एक फाउंडर बनना क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रोफर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस किया है। इस वीडियो के बाद इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। बैक टू द टॉपिक, जिसके बाद अश्नीर पीसी ज्वेलर ज्वाइन हो जाते हैं और इंटरेस्टिंगली ये इनका एक यूनिक बिजनेस ग्रो करने लगे। ये पीसी ज्वेलर्स के ज्वेलरी सेगमेंट में नहीं थे, ये पीसी ज्वेलर्स में गोल्ड लोन्स का बिजनेस ग्रो कर रहे थे और इस बिजनेस से ये करोल बाग के लोकल मर्चेंट से इंटरेक्ट करने लगे, जिसमें इन्होंने पहली बार लोकल मर्चेंट्स के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया। क्योंकि अश्नीर एक फॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पर इन्होंने ये बड़े एमएनसीज के साथ काम किया था। इन्हें इस स्पेस में तो नॉलेज थी, लेकिन इस स्पेस में ना के बराबर नॉलेज थी। और पीसी ज्वेलर्स में इन्होंने ये देखा कि कैसे ये पीसी ज्वेलर्स इन छोटे मर्चेंट्स को लोन्स देकर अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और यही से अश्नीर कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। इनका बिजनेस मॉडल अभी ग्रो ही हो रहा था और तभी इन 2 IIT स्टूडेंट्स से मिलते हैं, जिनका नाम था भविक कोलाडिया और शाश्वत नकरानी, जो एक यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे और वो टेक्नोलॉजी थी QR कोड। ये QR नॉर्मल QR कोड से अलग था। इस QR कोड की ये स्पेशलिटी थी कि आप किसी भी ऐप से QR कोड स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते थे, क्योंकि 2018 से पहले ये छोटे दुकानदार 3 बड़े प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। इनकी पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये यूपीआई पेमेंट से बहुत परेशान थे, क्योंकि हर ब्रांड अपना QR प्रमोट कर रहा था। ये अपना एक QR स्टिकर दुकान पर लगाकर चले जाते थे और बस इनके खुद के ऐप से ही ये QR कोड्स स्कैन होते थे, जिससे अब ये दुकानदारों को इनके छोटी सी दुकान में कई QR कोड्स लगाना पड़ रहा था और इन्हें इन ब्रांड्स के यूपीआई ऐप्स को भी अपने फोन्स में इंस्टॉल करके रखना पड़ रहा था। और ये बस दुकानदार की प्रॉब्लम नहीं थी, कस्टमर की प्रॉब्लम भी थी। फॉर एग्जाम्पल, इस दुकान में गूगल पे का QR लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ कस्टमर के पास बस पेटीएम ऐप ही है, जिससे अब कस्टमर ये यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकता है, जिससे अब कस्टमर को कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा और इन्हें भी चेक करना पड़ता था कि कस्टमर किस ऐप में मनी सेंड कर रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर ये छोटे दुकानदार कम पढ़े लिखे होते थे, जिन्हें बस बेसिक मैथ्स करना आता था। इन्हें इतने सारे ऐप्स में पेमेंट चेक करने में मुश्किल हो रही थी, तो कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान से ये QR कोड हटवा दिए और बस कैश एक्सेप्ट करने लगे।
तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये ब्रांड्स दुकानदारों से ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते थे। ये ट्रांजैक्शन फी 1 to 2% थी, जो ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें दुकानदार का ही नुकसान हो रहा था। जब कस्टमर्स इन मर्चेंट्स को पे कर रहे थे तो इन्हें तो कैशबैक मिल रहा था, लेकिन दुकानदार पर कोई कैशबैक नहीं था। उल्टा ये ब्रांड्स इन मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर रहे थे। अब अश्विनी ग्रोवर ये प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करने के बाद इनकी प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस और ये दोनों आईटी स्टूडेंट्स के इस टेक्नोलॉजी से इन तीनों ने मिलकर 2018 में एक न्यू स्टार्टअप की शुरुआत की, जिसका नाम था भारत पे। भारत पे अपने लॉन्च से ही QR कोड्स बांटने में लग गया। इनके एम्प्लॉयज प्री प्रिंटेड QR कोड्स के साथ ये छोटे दुकानदारों के पास विजिट करते थे और वहीं पर उन दुकानदारों की KYC कंप्लीट करते थे और इनका QR स्टिकर लगा देते थे। इनके QR की ये स्पेशलिटी थी कि इनका QR ऑल इन वन QR था, जिसका मतलब किसी भी ऐप से ये QR स्कैन करो, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली इनके इस QR कोड के ट्रांजैक्शन पे 0% ट्रांजैक्शन फी थी, जिसका मतलब अब मर्चेंट को कोई ट्रांजैक्शन फी पे करने की जरूरत नहीं थी। ये फ्री की सर्विस थी। तो धीरे धीरे मर्चेंट्स इनसे जुड़ने लगे और बस 6 मंथ्स में ही इन लोगों ने कई जगहों पर इनके QRs पहुंचा दिए। और इनका एक फेमस टैगलाइन भी था, एक इंडिया एक QR। एक तो इन लोगों ने अपना ब्रांड का नाम भारत से जोड़ दिया, जिससे पहले से ही कस्टमर्स में इनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। और यही नहीं, इन लोगों ने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए सलमान खान को इनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। राइट। अब भारत पे के ग्रोथ से पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का बिजनेस इफेक्ट होने लगा, क्योंकि ये इन दुकानदारों से हेवी ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते थे। इनके लॉसेस तो क्रोर्स में हो रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें मार्केट में टिकना था, तो इन लोगों ने भी QR ट्रांजैक्शन फ्री कर दी। और बस यही नहीं, इन लोगों ने भी ऑल इन वन QR लॉन्च कर दिया। अब सारे ब्रांड्स एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ऑल इन वन QR एंड फ्री ट्रांजैक्शंस। भारत पे कुछ नया करना चाह रहा था, जिससे ये इन ब्रांड से आउट परफॉर्म कर सके। और तभी इन लोगों ने देखा कि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स ब्रांड्स इन छोटे दुकानदारों का बिजनेस छीन रहे थे। ये दुकानदार बस एक रीजन से इनसे कम्पीट भी नहीं कर सक रहे थे। वो रीजन था इंस्टेंट फंड्स। इन्हें इंस्टेंट फंड्स के लिए लोन्स की जरूरत थी, लेकिन बैंक्स तो लोन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ये सब तो इनके पास नहीं था। और भारत पे भी इन्हें डायरेक्टली लोन नहीं दे सकता था, क्योंकि इनके पास NBFC का लाइसेंस नहीं था। NBFC जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। RBI की अकॉर्डिंग जो भी कंपनी लोन दे रही है, इनके पास NBFC का लाइसेंस होना जरूरी है। और भारत पे के पास ये लाइसेंस ना रहने की वजह से ये रिलायंस कैपिटल, लेंडिंग कार्ड जैसे लाइसेंस्ड NBFC से कोलैबोरेट करके अपना भारत पे लोन इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनके लोन के लिए कोई क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं था। पहले से ही इनके QR कोड्स दुकानों में लगे हुए थे, जिससे कस्टमर इन्हें पेमेंट करते थे। अब ये इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे लोन देने लगे, ज्यादा ट्रांजैक्शंस ज्यादा लोन, जिससे अब धीरे धीरे दुकानदार भारत पे QR को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। और भारत पे टीम ने इस लोन ट्रांजैक्शन को और आसान बनाने के लिए EDI इंट्रोड्यूस किया। EDI जिसे इक्वेटेड डेली इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। इस मॉडल से ये दुकानदार से डेली बेसिस पे लोन रिकवर कर सकते थे, जिससे अब दुकानदार भी खुश, ये भी खुश। और यही नहीं, भारत पे POS मशीन बिजनेस में भी एंटर हुआ, जिसमें ये दुकानदारों को फ्री में POS मशीन्स बांटने लगे। भारत पे इस मशीन के साथ 7 डेज फ्री ट्रायल ऑफर करने लगे। और 7 डेज फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद इनके डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग चार्जेस 0.4% से शुरू थे और इनके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस 1.25% से शुरू थे। और ज्यादातर बिजनेसेस इन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के चलते दुकानदार इन POS मशीन को रख लेते थे, क्योंकि भारत पे दूसरे ब्रांड से कई ज्यादा कम कमीशन चार्ज कर रहा था। जिसके बाद भारत पे ने अपना 12% क्लब इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये मर्चेंट A के पैसे मर्चेंट B को लोन के तौर पे देते थे और मर्चेंट B से 24% का इंटरेस्ट लेते थे। उसमें 12% तो लेंडर मर्चेंट को ज्यादा था और बाकी 12% भारत पे और ये P2P फिल्म बांट लेता था। इससे ये तीनों भी प्रॉफिट में थे। मर्चेंट A को बैंक के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स मिल रहे थे, मर्चेंट B को भी बैंक के कंपैरिजन में इजी लोन्स मिल रहे थे। इस लोन डिसबर्सल में भारत पे भी NBFC P2B लेंडिंग फिल्म के साथ 12% इंटरेस्ट एंजॉय कर रहा था। भारत पे का बिजनेस तो सिंपल था, लेकिन ये बिजनेस मॉडल थोड़ा रिस्की था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इनका कस्टमर इनकी ये POS मशीन मंगवाए, इसे 15 डेज फ्री यूज करे और रिटर्न कर दे, तो इसमें भारत पे का ही नुकसान है। और यही नहीं, ये डेली बेसिस पे दुकानदारों से लोन रिकवर करते थे। अगर कोई दुकानदार इन्हें डेली लोन रीपेमेंट ना करे, तो इसमें इनका ही नुकसान था। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी ये फिगर आउट कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था और 2022 तक भारत पे ने 3000 करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। और तभी अश्विनी ग्रोवर और ये कोटक महिंद्रा एम्प्लॉय की ये रिकॉर्डिंग लीक होती है। सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी, आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। प्लीज सर, माइंड योर लैंग्वेज एंड आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद यू। जिससे रातों रात गेम बदल जाता है। इस अब्यूसिव कॉल रिकॉर्डिंग से पब्लिक में ये एक सेंसेशन न्यूज बन गई थी। The Kotak Mahindra Bank now says they are pursuing legal action
against the Fintech Bharat Pay's founder for using inappropriate language. While Kotak Mahindra Bank responded saying it is looking at all legal options against Mr. Grover for using inappropriate and abusive language in a call with the Kotak Mahindra Bank relationship manager. और भारत पे बोर्ड में भी इंटरनली कई डिस्प्यूट्स हो रहे थे, जिससे भारत पे बोर्ड ने अश्नीर को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से निकाल दिया था और अश्नीर भारत पे से एग्जिट करने के लिए इनका भारत पे में 9.5% स्टेक डाइल्यूट करना चाह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस 9.5% स्टेक की वैल्यूएशन 1915 करोड़ की थी, लेकिन अश्नीर इसे 4000 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, जो इम्पॉसिबल है। और एग्जैक्टली बोर्ड ने भी इनकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी थी और कुछ नेगोशिएशंस के बाद इनकी डील फाइनल हो गई। और यही नहीं, अश्नीर ग्रोवर और इनके वाइफ के ऊपर भी फ्रॉड ऑफ 81 करोड़ का एलिगेशंस भी लगवाए गए हैं और इसी केस के चलते इन्हें शार्क टैंक सीजन 1 के बाद निकाल दिया गया था, जिसके बाद अश्नीर ने 2022 में भारत पे से रिजाइन कर दिया था। अब बात करते हैं कि अश्नीर की वेल्थ कैसे ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रही है। इसका मेन रीजन है इन्वेस्टमेंट्स। अश्नीर ने कई स्टार्टअप्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और यही नहीं, अश्नीर स्ट्रेटेजिकली कैमरा के सामने आकर अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, इनकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं। वैसे ये एक अकेले एंटरप्रेन्योर नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। इस फील्ड में निखिल कामत, रितेश अग्रवाल जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर ने क्लास 41 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 के अंडर अश्नीर ने अपने नाम पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। इस न्यूज से कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग नाराज, लेकिन ये नेम ट्रेडमार्क की ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है और इसे स्ट्रेंथन करता है। आज के दिन अश्नीर ग्रोवर की $108 मिलियन की नेटवर्थ है। फ्रेंड्स, आपको एक स्टडी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज गिव अस अ लाइक।